पे करते हैं मिनिमम डेविएशन। देखो मैंने आपको बताया था प्रिज्म में, जैसे ये प्रिज्म है, एक रे ऐसे इंसिडेंट करती है और वो ऐसे निकलती है, फिर ये जो इनके बीच में एंगल है डेल्टा से लिखा था ना हमने, वो डेविएशन है। वो मिनिमम कब होगी उसकी बात कर रहे हैं। जो डेविएशन है ना, जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में एंगल बन रहा है, इनकी डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। वो कम से कम कब होगा? देखो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें ग्राफ ये है। पहले अगर एंगल आई बढ़ता है ना, ये डिक्रीज करता है पहले, उसके बाद दोबारा इंक्रीज करता है। समझ गए आप? सो देखो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ बना दिया, वेरिएशन ऑफ डेल्टा विद आई शोन द फिगर एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, और कब तक कितना डिक्रीज करेगा? जब मिनिमम हो जाए। मिनिमम कब हो रहा है? जब आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जब इक्वल हो जाएंगे, तब जो डेविएशन है ना प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म वो मिनिमम होगी। सो देखो एज एंगल आई इंक्रीजेस, angle of deviation decreases till it becomes minimum for particular value of I। वो particular value कौन सी आएगी? जो E के बराबर हो जाती है, I और E। minimum value of delta is called angle of minimum deviation। समझ गए? किसी एक प्रिज्म के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है ना डेल्टा की, वही है मिनिमम डेविएशन। सो कंडीशन क्या है? पहले देखो ये there is one and only one angle of incidence for which deviation produced by prism is minimum। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दो आई के लिए ये मिनिमम होगा, आई की वैल्यू एक ही होगी, बस एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो ई के इक्वल होगा, और उसमें जो डेविएशन है वो मिनिमम होगी। और इसकी कंडीशन क्या है कि जो प्रिज्म है ना, कंडीशन है कि जो प्रिज्म है वो सिमेट्रिक होना चाहिए इंसिडेंट और एमरजेंट रे के। सिमेट्रिक मतलब जो एंगल आई है और ई है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जो रे इसमें रिफ्रैक्ट हुई है ना, इसके पैरेलल होगी प्रिज्म के बेस के, तो ना जितना एंगल आई बनता है यहाँ पे, ये उतना ही यहाँ पे ई बनेगा, दोनों। समझ गए? एंगल आई और ई इक्वल होंगे, मतलब जो प्रिज्म है वो सिमेट्रिकली रखा है हमने इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के हिसाब से। तो यही पोजीशन, इसकी पोजीशन कंडीशन देखो, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन in the position of minimum deviation prism lies symmetric to incident and emergent ray। मतलब एंगल आई और ई बराबर है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल जाएगी। अब ये ना प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि ऐसा है। अब जो आपको कंडीशन बताई है कि जो आई और ई वो इक्वल होंगे तभी मिनिमम डेविएशन होगी, इसका प्रूव करेंगे। और आई और ई, सॉरी ये तो कंडीशन है कि ये जो इंसिडेंट और एमरजेंट रे है वो सिमेट्रिक है प्रिज्म के, आई और ई इक्वल है। और क्या कंडीशन से निकलेंगे इसका यूज करके, उसका प्रूव करेंगे। सबसे पहले इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। एट इंटरफेस ए बी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसमें लगाओ साइन आई बाय साइन R1। नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का N2, प्रिज्म का जो मटेरियल है डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, ये N1 N2, ये फिर अगेन N1। ठीक है? सो साइन आई बाय साइन R1 कितना आएगा? 1 से 2 में जाना है, N2 बाय N1। क्लियर है? ओके। इक्वेशन नंबर 1 एट इंटरफेस AC। अब इस इंटरफेस पे यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुई है ना, तो यहाँ पे भी ये R2 लिखा है। एट इंटरफेस AC अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यहाँ पे कैसे लगेगा? साइन आई कितना है? R2 बाय साइन R की जगह E है, और आप जा रहे हो 2 से 1 में, N1 बाय N2, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, पहले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन ई ऊपर साइन R2 नीचे 2b ऊपर n1 ऐसे। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये कितना है n2/n1 और ये कितना है n2/n1, सेम है, मींस ये भी क्या होगा इक्वल sin I by sin R1 इज इक्वल टू sin E by sin R, यही होगा। बट हमने ना एक कंडीशन इसकी लिखी है अभी। कंडीशन क्या थी कि अगर I E के इक्वल होगा तभी डेविएशन मिनिमम होती है ना। तो कंडीशन आप अप्लाई करोगे, इफ एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, तो sin I और sin E भी क्या हुए इक्वल। तो ये इक्वेशन देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, sin I sin E कैंसिल, देयरफॉर आप कैसे लिखोगे 1 बाय sin R1 इज इक्वल टू 1 बाय sin R2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो sin R1 इज इक्वल टू sin R2 मींस एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल आ गए, इक्वेशन नंबर 3। आपको समझ आया क्या किया? हाँ जी, क्लियर हुआ? ये एंगल भी इक्वल आ गया R1 R2। ये कब इक्वल होंगे? अगर ये रे रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के बेस के बिल्कुल पैरेलल हो, तभी R1 और R2 सेम एक जैसे होंगे। तो एक तो कंडीशन मिनिमम डेविएशन की ये हो गई, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, ये मिनिमम डेविएशन के लिए हमने लगाया, ये मिनिमम डेविएशन पे ऐसे होता है। और दूसरी कंडीशन हमें मिल गई है, एंगल R1 और R2 भी इक्वल होंगे। तो इसमें आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टेड रे BC, refracted ray BC is parallel to the base of prism। इसका मतलब क्या है? रे BC passes parallel to the base of prism। तो ये और कंडीशंस मिल गई हमें मिनिमम डेविएशन, ये नोट कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रिज्म फॉर्मूला। देखो इस प्रिज्म के लिए सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कि जो डेल्टा है वो कितना होता है, ऐसे लिखवाया, वी नो फॉर अ प्रिज्म जो डेविएशन है, डेविएशन प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, एन ये भी लिखा था R1 प्लस R2 लिखा था ए को। और मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है? एट मिनिमम डेविएशन। अब कंडीशन लगाएंगे, देखो किसी भी प्रिज्म के लिए ये हमने कर लिया है ना, सबसे पहला टॉपिक। पर मिनिमम डेविएशन पे एंगल I और एंगल E क्या होता है? इक्वल। और R1 और R2 भी क्या होते हैं? तो इनको R ही लिख लिया, दोनों को R1 प्लस R1 और R2 इक्वल होते हैं, अभी किया हमने। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स डेल्टा प्लस ए। पहली बात तो मिनिमम डेविएशन पे जो डेल्टा है वो क्या होगा? डेल्टा M मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू आई, ई की जगह I लिख दिया, सो I प्लस I 2I, विच इम्प्लाइज एंगल I कितना आ गया? डेल्टा M प्लस A बाई 2, एंगल I आ गया। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 बिकम्स A इज इक्वल टू R1 को भी R लिख दिया, R2 को भी R लिख दिया, R प्लस R 2R, इससे एंगल R भी आ गया हमारे पास A बाई 2। इक्वेशन नंबर 4 साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N2/N1 होता है। किसी पे भी लगा सकते हो आप, बेशक यहाँ पे अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ या यहाँ पे, जैसे आपको ठीक लगे। हम यहाँ पे लगाएंगे एट इंटरफेस AB अप्लाई स्नेल्स या अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। कि क्या होगा स्नेल्स लॉ? साइन I बाई साइन R1
R1 तो हम R ही लिख रहे हैं, वैसे तो ये है ना sin I by sin R1 इज इक्वल टू N2 by N1 ऐसे, और N2 by N1 को कैसे लिखते हैं, N टेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टेंसर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिरर N लिख देते हैं, तो ये N इज इक्वल टू sin I, R1 को हमने क्या लिखा है, R I की और R की वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ sin I की वैल्यू कितनी है, डेल्टा मिनिमम प्लस A by 2 डिवाइडेड बाय sin R कितना है A by 2। ये जो फॉर्मूला आया इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, ये मिनिमम डेविएशन इसमें कंसीडर किया हुआ है, मिनिमम डेविएशन इसमें आ गया ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, व्हिच इज रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला, व्हिच इज रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, फिनोमेना स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और जो बेसिकली डिवाइस हम यूज करते हैं वो क्या है डिस्पर्शन के लिए, प्रिज्म। जैसे व्हाइट लाइट आएगी वो स्प्लिट हो जाएगी, इसका कॉज क्या है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हर एक कलर लाइट का हर एक कलर अलग अलग डेविएशन फेस करेगा जैसे प्रिज्म से पास करेगा। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट डेविएशंस फेस्ड बाय देम व्हेन दे पास थ्रू प्रिज्म। ये डिफरेंट डेविएशंस पास फेस करेंगे, वो कैसे, वो भी समझाएंगे कि कैसे डेविएशन अलग कलर की अलग डेविएशन है, मतलब अपने पाथ से अलग। जैसे ये है, ये रेड कलर है, सबसे कम मुड़ रहा है, देखो ऐसे था, थोड़ा सा डेविएट कर गया, डेविएशन कम है ना, ये थोड़ी डेविएशन है इसकी। ये वायलेट की डेविएशन सबसे नीचे, वायलेट की ज़्यादा, रेड की डेविएशन देखो कितनी कम है, पाथ ये है बस थोड़ा सा डेविएट किया है ना, वायलेट तो बहुत ज़्यादा डेविएट कर गया। सो एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर का अलग अलग है, वो कैसे, एक फॉर्मूला होता है कॉशीज फॉर्मूला, ये है n is equal to a plus b by lambda square, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशो n2 by n1 करते हैं वो है, a और b कांस्टेंट है, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ लाइट की, क्योंकि हर एक कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो n जो है वो वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पर वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे, रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, पर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम हुआ वायलेट से, समझ गए, ओके। इसके बाद क्या करो, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए था ना ये। अब दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया, इससे यहाँ पे भी 1 माइनस कर दिया, इसमें से भी 1 माइनस कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी किया, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये n r माइनस 1 इंटू ए, यहाँ पे भी आपने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया देखो, ये फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू ए, n माइनस 1 इंटू ए, ये भी n माइनस 1, पर ये रेड के लिए मीन्स ये डेविएशन रेड की आ गई और डेविएशन वायलेट कलर की आ गई, सो प्रूव नहीं हो गया। रेड की डेविएशन क्या है, कम, वायलेट की डेविएशन कितनी है, ये डेविएशन है वायलेट, सिंबल गलत लगा दिया डेल्टा, तो वायलेट ज्यादा डेविएट कर रहा है ना, देयरफॉर रेड डेविएट्स द लीस्ट and violet deviates the most। so ये प्रूव हो गया कि रेड डेविएट कर रहा है लीस्ट और वायलेट डेविएट कर रहा है मोस्ट। सो क्लियर हुआ कि अलग अलग कलर की अलग अलग डेविएशंस होती है अकॉर्डिंग टू कॉशीज फॉर्मूला। एक डेफिनेशन करते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होती है, जब डिस्पर्शन होगी, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करेगी, वो स्प्लिट कर जाएगी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, रेड की
डेविएशन सबसे कम, वायलेट की डेविएशन सबसे ज़्यादा। तो जो डिफरेंस है ना डेविएशंस का, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स। रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे, एक्सट्रीम पे यही है। इनकी जो डेविएशन है उनका डिफरेंस डेविएशन, इसको थीटा से लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा। आपको ये भी बताया था मैंने, फॉर थिन प्रिज्म डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए होता है। सो वायलेट कलर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ये रेड कलर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। ए कॉमन आ गया, ए कॉमन लेते हैं, माइनस 1 के साथ 1 कैंसिल, एन बी माइनस एन आर, ये आपके पास आ गया एंगुलर डिस्पर्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा से इसको लिखते हैं। होता क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है कि जैसे प्रिज्म का मटेरियल है वो डिस्पर्शन कर रहा है व्हाइट लाइट की। सो किसी मटेरियल की एबिलिटी कितनी है लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, व्हाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट करने की, डिस्पर्स करने की एबिलिटी। तो डिस्पर्सिव पावर जो है वो मटेरियल की होती है। और मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे इसको, ये एंगुलर डिस्पर्शन थीटा टू मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन क्या लिखा है, डेल्टा, क्योंकि डेविएशन सारे कलर्स की अलग अलग है ना। मीन डेविएशन जो सिंपल आपने एंगल बनाया था, या तो ये लिख सकते हो आप, जैसे ये इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी और ये एमर्जेंट रे इसके बीच में, ये भी मीन डेविएशन, ठीक है। या फिर सारे कलर्स का जो डेविएशन है ना उसका मीन आप निकाल सकते हो, वो इसके इक्विवेलेंट ही होगा, ये मीन डेविएशन है। सो थीटा अभी सॉल्व किया था एन बी माइनस एन आर, एंगुलर डिस्पर्शन ये था एन बी माइनस एन आर इंटू ए। और डेल्टा क्या होता है फॉर थिन प्रिज्म, एन माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो बस ए से ए कैंसिल कर दो आप, तो जो ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर वो ये आपकी एन बी माइनस एन आर बाई एन माइनस 1 डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेनबो। रेनबो कब बनता है, जब बारिश होने के बाद एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स बच जाती हैं और सनलाइट जब जैसे उनमें एंटर करेगी वो डिस्पर्स हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, तो रेनबो बनता है, ठीक है। और मतलब ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है रेनबो। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है। सो कभी कभी आपने देखा होगा, वैसे बहुत रेयर होता है, दो भी बनते हैं, ठीक है। जो इनर वाला है उसको बोलते हैं प्राइमरी, जो आउटर वाला है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। इनर वाला जो बनता है उसके कलर आपको अच्छे नजर आते हैं, जो सेकेंडरी वाला बनता है ना उसके आउटर वाला जो बनता है उसके कलर थोड़े डिम होंगे, ठीक है जी। ये सारा नोट कर लो आप, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी रेनबो तब बनता है जब ड्रॉपलेट के अंदर एक रिफ्लेक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दो रिफ्रैक्शन हो। जैसे लाइट यहाँ पे एंटर करती है, जैसे एंटर करेगी वो 7 कलर्स में टूट जाएगी। जैसे डेविएशन रेड की सबसे कम है, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट कर गया, ठीक है। मैंने 2 कलर शो किए, पर यहाँ पे हर एक कलर की एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, बस हर एक कलर की एक बार। तो यहाँ पे टी आई आर हुई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके जैसे ये आएगी, फिर बाहर निकलेंगे ना कलर, वो डिस्पर्स हो चुके हैं ना, तो वो डिस्पर्स्ड जो यहाँ पे हो गए हैं वही कलर बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे प्राइमरी रेनबो बनता है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो जब बनेगा तो 2 रिफ्रैक्शंस होंगी, 2 रिफ्लेक्शंस होंगी। ये देखो, इसमें लाइट थोड़ा, पहले वाले में प्राइमरी में लाइट डायरेक्ट आती है, इसमें थोड़ा साइड से लाइट आएगी, ऐसे थोड़ा और आप ऐसे शो कर सकते हो कि लाइट थोड़ा साइड से आएगी, वो डिस्पर्स कर गई, रेड और वायलेट एक्सट्रीम कलर्स बना दिए। यहाँ पे टी आई आर, अगेन टी आई आर, फिर वो रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेंगे,
डिस्पर्स्ड लाइट ही बाहर निकलेगी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है? जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख ही तब सकते हैं क्योंकि वो लाइट स्कैटर करते हैं। हर तरह के ऑब्जेक्ट लाइट में से कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तभी हम आफ्टर जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आईज में, हमारी आईज में एंटर करती है तो रेटिना में इमेज बनती है, तभी हम देख पाते हैं। तो स्कैटरिंग क्या है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल है ना वो लाइट को ना पूरे चारों तरफ फैला देते हैं अपने। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल है, लाइट जब उन पर पड़ती है फैला देते हैं लाइट को, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कुछ फिनोमिना है जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की वो वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब जो जैसे वाइट लाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कुछ गैसेज हैं और डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हैं, तो वाइट लाइट को वो स्कैटर करते हैं सारे। तो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ की फोर्थ पावर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? बहुत कम है। वेवलेंथ कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा, तो ना वो ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है फिर एटमॉस्फेयर में, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा फिर वो नजर आता है, ब्लू लगता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, सन जैसे सन आएगा ना तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो देखो ऐसे जाएगा ना सन, तो ये वाला डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे जो ये डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है। तो लाइट है ना जो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, और जो रेड कलर है ना वो सबसे कम स्कैटर करता है, उसकी डेविएशन भी क्या है? रेड की डेविएशन भी क्या है? सबसे कम। स्कैटर भी सबसे कम करेगा। तो जैसे लाइट इतनी दूर से ट्रेवल करके आएगी ना, बाकी सारे कलर जो है ना वो स्कैटर हो जाते हैं ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है उनकी कि पीछे बचता कुछ नहीं, तो रेड कलर बचता है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और सेम रीजन है ये, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, क्योंकि जैसे व्हाइट लाइट सिग्नल पे पड़ती है ना बाकी कलर जो है ना वो ज़्यादा स्कैटर करते हैं। अगर हम और कलर की लाइट लगाएं ना डेंजर के लिए तो ना वो दूर से इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा स्कैटर कर जाती है, फैल जाएगी लाइट चारों तरफ, तो विजिबल इतना क्लियरली नहीं होगा। जो रेड कलर है ना वो स्कैटर कम करता है, डेविएशन कम शो करता है ना, वो रेड की स्कैटरिंग कम है। स्कैटरिंग कम है मतलब वो रहता है वहाँ पे, जैसा आपने कलर दिया ना सिग्नल को वो वहाँ पे रहेगा। जैसे लाइट उसमें ऑन होगी, रेड जो है वो दूर से विजिबल होगा क्योंकि रेड की जो स्कैटरिंग है बहुत कम है, इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड होते हैं और सनराइज और सनसेट पे रेडिश नजर आता है। रीजन आपको पता चल गया ना। क्लाउड्स आर जनरली वाइट। जो क्लाउड्स में पार्टिकल हैं वो जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बस आप ये देखो कि उनका साइज थोड़ा बड़ा है, वो नॉर्मल पार्टिकल से थोड़े बड़े साइज के। जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें सारे कलर रिफ्लेक्ट वो कर रहे हैं साइज में बड़े होने की वजह से, तो सारे कलर मिलके थोड़ा मतलब वाइट टोन हो जाती है उसकी, कलर दोबारा सारे मिल गए, ठीक है ना, इसीलिए वो वाइट नजर आते हैं। तो ये सब आपका रीड करने का है। सो ये ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट हम करेंगे वो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह के इसमें हम करेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले सिंपल के लिए माइक्रोस्कोप होता क्या है? जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के यूज करते हैं, हम देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? जो सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है, सिंपल एक कन्वेक्स लेंस, वो क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं ना, कई बार लैब में यूज करते हैं, पंडित यूज करते हैं आपके मस्तिष्क की रेखाएं देखने, सही बोला मैं?
इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखते हो, जैसे ये यहाँ पे सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ना इसकी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ये मैग्नीफाई तो करता है, ये सिंपल मैग्नीफाई करता है बस, ठीक है। और ये डायग्राम मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, ये समझ आ गया आपको इसका प्रिंसिपल। तो पहले करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। सो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम पता करेंगे। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास को बोलते हैं। उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे मैग्नीफाई करता है, जब एफ के और ऑप्टिकल सेंटर ओ सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखता है तो भी मैग्नीफाई करता है, वो भी आपको बता दिया। अब वो जो मैग्नीफाई कर रहा है उसकी मैग्नीफाई करने की एबिलिटी क्या है, मैग्नीफाइंग पावर पता करेंगे। ये उसका मेन टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो ना जो मैग्नीफाइंग पावर हम पता करते हैं वो करते हैं दो तरीके से। पहला, अगर इमेज आपको नजर आ रही है, इमेज बन रही है, मींस आपको जो इमेज बन रही है ना वो मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे बन रही है ना। मेनली हम लेते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 25 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज लेते हैं, ठीक है। अगर उतने डिस्टेंस पे बन रही है उसके लिए हम ये करते हैं डिस्टिंक्ट विजन। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए डिस्टिंक्ट विजन अरेंजमेंट व्हेन इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जब वहां पे इमेज बनती है तो ये डिस्टिंक्ट विजन अरेंजमेंट है। इसमें हमें मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, लेंस की मैग्नीफाई करने की एबिलिटी। पर इसको पता कैसे करें, मैथमेटिकली ये रेशो होती है। It is defined as the ratio of angle subtended by image at the eye to the angle subtended by object at the eye। अब देखो, इमेज जो फाइनल इमेज बनी है वो हमारे पास ये A डैश B डैश। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, इस तरफ रे तो ऐसे जा रही है ना नीचे, ये देखो रेस तो नीचे की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं मान, तो हमें अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही है, ये इमेज बनी, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और ऑब्जेक्ट एट आई मतलब यहाँ पे सी के साथ, हम तो इस साइड से देख रहे हैं ना, तो वो एंगल सारे सी के साथ लिए जाते हैं। और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, वो ये हम बीटा से लिखते हैं। जो इमेज है ना ये बन रही है, देखो इमेज वो सी पे कितना एंगल बना रही है, बीटा। तो आप लेट करते हो, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। अल्फा भी यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का एंगल है उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। लेट कर लिया आपने, जो एंगल है ए डैश सी बी डैश वो बीटा है। ये है क्या, ये है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई, इमेज एट द आई, ये हो गया। अब दूसरा इसमें हम क्या यूज करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसमें कहां पे है, बोलो ए बी पे, एफ और सी के बीच में ये ऑब्जेक्ट है ए बी, पर ऑब्जेक्ट भी सी के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये तो सेम हो गया। पर अब ना एक बात याद करना, नोट करना कि जो हम ये ले रहे हैं ना मैग्नीफाइंग पावर लिख रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, वो इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में लेने हैं, एक ही प्लेन में लेने हैं। जैसे इमेज हमने यहाँ पे ली है ना, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के इसको अपीयर करते हैं यहाँ तक ऐसे। ये मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दी, इसके पैरेलल, इस पे लिख दिया पॉइंट डी। हाँ जी, याद तो क्लियर है। तो अब ये सेम साइड में आ गए, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर किया, इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे जो एंगल बनाएगा ये वाला, उसको बोलेंगे अल्फा। थोड़ा यहाँ पे पॉच हो जाता, थोड़ा जगह कम है, मैंने इस तरफ बना दिया ये वाला एंगल, समझ गए। तो एक ही साइड से होना है, याद रखना। जितने भी टॉपिक कराऊंगा आपको मैग्नीफाइंग पावर के, उसमें ये बात आप नोट रखना, सेम साइड से एंगल और इमेज और ऑब्जेक्ट का एंगल होगा, तो अल्फा ये हुआ, ये वाला एंगल बनेगा सी पे। सो एंगल बी सी ए डैश, ये अल्फा है,
ये है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड द आई। ओके, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर कितनी होनी चाहिए? देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू कितनी? बीटा बाय अल्फा। यही हो गया एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। पर अगर अल्फा और बीटा स्मॉल हो तो इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, देखो इसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो आपको पता है फिर अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? tan अल्फा n। और बीटा को आप कैसे लिख सकते हो? बीटा को आप लिख सकते हो tan बीटा। ये जो इक्वेशन 1 है वो कैसे बनेगी? देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक नोट करो पहले, मैग्नीफाइंग पावर tan बीटा बाय tan अल्फा। इसके बाद ये tan अल्फा और ये tan बीटा, ये हम पता करेंगे। देखो अल्फा पहले tan बीटा किसमें? tan बीटा ये है इस ट्राइंगल में a डैश b डैश c। तो इस ट्राइंगल में देखो इन ट्राइंगल a डैश b डैश c tan बीटा कितना है? परपेंडिकुलर a डैश b डैश बाय c a डैश, परपेंडिकुलर बाय दिस। और इन ट्राइंगल P A डैश C, ये P A डैश C, इसमें tan अल्फा बताइए कितना है? परपेंडिकुलर P A डैश बाय C A डैश। ये दो वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कह सकते हो, ये कितनी आ गई? tan बीटा। बीटा कितना है? a डैश b डैश बाय c a डैश डिवाइडेड बाय tan अल्फा। tan अल्फा कितना है? p a डैश बाय c a डैश। हाँ जी सही है, बोलो ठीक है। अब देखो ये a डैश b डैश बाय c a डैश इनटू ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, जो कैंसिल हो रहा है सी ए डैश कैंसिल। सो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? ए डैश बी डैश बाय टी ए डैश। देखो इसके बाद भी एक मिनट देखो, उसके बाद नोट कर लेना। देखो पहले आप ये जो पी ए डैश है वो हमने किसको लिखा है? ऑब्जेक्ट को तो लिखा है ए बी, है ना? जो पी ए डैश है वो ए बी को ही लिखा है। देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है ए डैश बी डैश बाय ए बी आ गई। इक्वेशन नंबर कौन सी है ये? 3। आप यहां तक नोट करो पहले, इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, इसके बाद देखो ये ए डैश बी डैश बाय ए बी। ए डैश बी डैश बताओगे इसमें क्या है? ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज, ये आपके पास है साइज ऑफ इमेज। आप ऐसे करके लिख लेना, बट ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज। ए बी क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। सो ये m के इक्वल है, लीनियर मैग्निफिकेशन। सो आप लीनियर मैग्निफिकेशन पता करेंगे तो आप ऐसे भी लिख लो, देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल आ इज इक्वल टू m, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन किसी लेंस की कितनी होती है? फॉर अ लेंस m इज इक्वल टू v बाई यू होता है। मिरर के लिए माइनस v बाई यू, लेंस के लिए v बाई यू। और v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से
जहाँ पे इमेज बन रही है ये, इसका डिस्टेंस है v, ठीक है। तो ये v है, इसको हम d के इक्वल ले लेंगे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, उसको कैपिटल D लिख लिया, 25 सेंटीमीटर इसको वैसे लेते हैं। तो जो v है ना वो माइनस का d आएगा। माइनस का क्यों आएगा आपको अच्छे से पता है, लाइट से अपोजिट जा रहे हो आप, देखो लाइट ऐसे लेते हैं और आप सीख से आ रहे हो ऐसे, माइनस का। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस है u, तो ऑब्जेक्ट को भी कैसे लिखोगे आप, लाइट से इस तरफ माइनस u। तो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है जो m के इक्वल है वो v बाई u है ना, v कितना है माइनस d, u कितना है माइनस u, माइनस से माइनस कैंसिल, जो मैग्नीफाइंग पावर आ गई वो d बाई u आ गई, इक्वेशन नंबर 5। पहले ये लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल आई, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया, वो d बाई u आ गया। आगे d बाई u भी पता करेंगे कितना होगा। ये हमारे पास है लेंस, इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे है, देखो ये वाला फोकस यूज किया, ये वाला तो यूज ही नहीं किया, लाइट से ऐसे, ये पॉजिटिव है, ये है f, तो f इसका पॉजिटिव पर u इसका नेगेटिव है, ऊपर लिखा है, और v कितना है नेगेटिव d माइनस d। तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/d। पर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो फाइनल कितनी आई, d बाई, फाइनल से एक स्टेप पहले d बाई u, तो हमें d बाई u चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d बाई f इज इक्वल टू d बाई u, d बाई d, पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 है जो इस तरफ आके प्लस 1 प्लस d बाई f इज इक्वल टू d बाई u। तो d बाई u क्या मैग्नीफाइंग पावर, तो देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आ गई 1 प्लस d बाई f। ये बनता है फाइनल फॉर्मूला। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर ये है 1 प्लस d बाई f। नोट करो।